हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एचटेट की, क्योंकि एचटेट के एग्ज़ाम की डेट जो है आपको पता है कितनी नज़दीक आती जा रही है। 1 महीने से भी कम का आपके पास टाइम बचा है। तो आज हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बारे में फॉर एचटेट। तो हमें पता है एचटेट का एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम डेट देख लो, एचटेट 7 और 8 दिसंबर को है। पोस्टपोन नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम की डेट पहले से ही दी गई थी। पहले से ही जब फॉर्म फिल करने स्टार्ट नहीं हुए थे, उनका नोटिफिकेशन नहीं आया था, उससे भी पहले एग्ज़ाम की डेट इन्होंने पहले से ही बता दी थी, ताकि बच्चे जो हैं, कोई भी स्टूडेंट इस तरह भ्रम में ना रहे कि जो है एग्ज़ाम की डेट कब की है। कई पहले बोल रहे थे अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, लेकिन उन्होंने पहले से डेट दे दी थी कई महीने। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं इस डेट के आधार पे, तो उनकी काफ़ी अच्छे से तैयारी हो गई होगी पहले से ही। फिर भी जो कुछ बच्चे होते हैं, सभी का अलग माइंड सेट होता है, सभी का अलग दिमाग होता है, सोच अलग होती है, प्रिपरेशन करने का तरीका अलग होता है, हालात अलग होते हैं घर के कि किस प्रकार से वो तैयारी करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने के बाद ही जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो उन सब को भी बता दूं कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास 20 से 21 दिन जो है लिमिटेड है, क्योंकि 1-2 दिन पहले तो आपको रेस्ट करना ज़रूरी है, माइंड सेट करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी आपके लिए ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने आपके लिए ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो 7 और 8 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होना है, कोई भी पोस्टपोन नहीं होगा, कोई डिले नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यही डेट आपकी फ़ाइनल है। सभी को पता है ये चीज़ें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट की। जैसे कि एक तो पीआरटी लेवल पे होता है, टीजीटी लेवल पे होता है हमारा एग्ज़ाम, और पीजीटी लेवल पे भी होता है। एचटेट क्या होता है? तीनों लेवल पे होता है, जिनका बेसिक जो होता है 90 नंबर का, बेसिक 90 नंबर जो होते हैं वो तीनों के एक समान होते हैं। जैसे कि हमारा एक तो सीडीपी हो गया, जिसको मैंने बताया था सीडीपी, और जो हमारी पेडागोजी है, ब्रह्मास्त्र है, फॉर एचटेट हो या चाहे सीटेट हो, क्योंकि उसमें भी आपकी 30-30 नंबर की, सीटेट में उसमें हिंदी और इंग्लिश 30-30 नंबर की आती है। इसमें जो आती है हमारी 30 नंबर की एक्स्ट्रा, जैसे कि सीडीपी हो गई 30 नंबर की, इसमें पेडागोजी आएगी आपकी। पहले भी ये बातें मैंने बताई थी, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है वो ये देख लेना, क्योंकि ये क्लास स्पेशल सिर्फ इसी बात पर डिस्कस करने के लिए है कि क्या चीज़ें आने वाली हैं एग्जाम में। तो सीडीपी आपके लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि जिसने भी सीडीपी को अच्छे से तैयार किया है उसकी साथ ही साथ आपकी जो है पेडागोजी की तैयारी साथ ही साथ हो गई होगी, क्योंकि सीडीपी में ज़्यादातर पेडागोजी ही होती है, साइकोलॉजी और पेडागोजी मिक्स होती है। इसी के आधार पर हम कई चीज़ें जो है हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी वहाँ से तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी हिंदी और इंग्लिश के लिए भी साथ ही साथ तैयारी करवा देगी, जिसमें हम यानी कि हिंदी हो गई 30 नंबर के बाद हिंदी प्लस हमारी इंग्लिश 15-15 नंबर की आएगी बोथ। तो 30 नंबर की ये हो गई, जिसमें हमारी पेडागोजी इंक्लूड होगी इस बार, क्योंकि पिछली बार सिर्फ इन्होंने सिलेबस जारी किया था, लेकिन एग्जाम डेट के बाद में। अब की बार सिलेबस पिछले साल से ही जो है पहले से ही दिया गया है, तो अब की बार सिलेबस में पेडागोजी जरूर आएगी, चाहे वो एक क्वेश्चन क्यों ना दे, बचने के लिए बच्चों के, जैसे कि सवालों से बचने के लिए कि भाई पेडागोजी क्यों नहीं दी, सिलेबस में तो दे रखी है ना, फिर एग्जाम में क्यों नहीं देते। तो इस बात से बचने के लिए एग्जामिनर चाहे एक क्वेश्चन ही क्यों ना डाले हिंदी में और एक ही इंग्लिश में, आप मान के चलो कम से कम, लेकिन पेडागोजी जरूर आएगी। तो ये 30 नंबर आपके हिंदी और इंग्लिश के हो गए। बाकी के 30 नंबर कहाँ से आते हैं? एक तो आपकी होगी हरियाणा जीके, 10 नंबर की हरियाणा जीके आएगी आपकी 10 नंबर में। 10 नंबर पे आएगी आपकी रीजनिंग, और 10 नंबर में आएगा आपका मैथ। ये तीनों मिलाकर के आपके 30 नंबर। तो ये जो 90 नंबर है आपके, 90 नंबर ये हर एक में आते हैं, चाहे आपका पीआरटी का एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। बस उनका क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा अलग कर देते हैं। पीआरटी के लिए थोड़ा सा बेसिक पूछ लेंगे, टीजीटी के लिए थोड़ा मिडल जो है पूछ लेंगे, और पीजीटी के लिए हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इस वजह से उनके जो क्वेश्चन का जो होता है ना, हमेशा अपने से एक लेवल आगे की तैयारी करो। जो टीजीटी वाले हैं उनको साथ ही साथ पीजीटी के जो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी साथ ही साथ करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने चाहिए, पीजीटी लेवल के भी उनको साथ ही साथ करने चाहिए। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल एग्ज़ाम की डेट आने के बाद में या फिर एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने के बाद में तैयारी करते हैं, उनके लिए तो इनका खुद का सिलेबस कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो पहले से तैयारी करते हैं वो ऐसा करते हैं, और वहीं जो बच्चे होते हैं वो 130+ जो है नंबर लेकर जाते हैं, वहीं आते हैं मेरिट में। और उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं हमारी टीजीटी, हमारा जो सब्जेक्ट है। बाकी के जो बचे हुए 60 नंबर हैं वो कहाँ से आते हैं? पीआरटी में आते हैं। पीआरटी की बात करें तो इसमें आएगा मैथ 30 नंबर का, और आएगी मैथ के साथ में क्या आता है पीआरटी में? पीआरटी में मैथ के साथ क्या था भाई? पर्यावरण क्या आता है इसमें मैथ के? एसएसटी तो इनकी होती नहीं है, टीजीटी वालों की होती है। एसएसटी मतलब सब्जेक्ट होता है इनका, सब्जेक्ट स्पेशल क्लास। पीआरटी में क्या आता है? पढ़ाते पढ़ाते ऐसे दिमाग से चली जाती हैं चीज़ें। पीआरटी में एक तो मैथ आता है और एक हमारी इन्वायरमेंट स्टडी आती है 30 नंबर की। 60 नंबर की इनका ये चीज़ें आती हैं पीआरटी वालों के लिए। लेकिन टीजीटी वालों में आता है सब्जेक्ट, किसी का सब्जेक्ट साइंस है, किसी का एसएस है। साइंस वालों की आती है साइंस, मैथ, ये सभी चीज़ें। तो हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, जो कि सोशल साइंस, SO सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस की। 60 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 60 नंबर की हमारी सोशल साइंस आती है टीजीटी वालों के लिए, और जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो 90 नंबर हमारे सेम जो होते हैं सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी जो है लेवल्स के लिए, लेवल 1 2 या 3 के लिए। लेकिन जो 60 नंबर होते हैं वो अपना जो सब्जेक्ट हम बचपन से पढ़ते आए हैं, यानी कि 11th 12th में जो था, ग्रेजुएशन में जो भी था, हमारे बीएड में, बीएड वगैरह में जो भी हमारा सब्जेक्ट था वही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें टीचिंग जो है टीचर किसका बनना है, किस सब्जेक्ट का बनना है, उससे रिलेटेड आती है आपकी 60 नंबर में। तो हम बात करेंगे एसएसटी सोशल साइंस की, टीजीटी लेवल की। तो इसमें आती है सोशल साइंस, जिसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? एक तो हमारी हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इसको सिर्फ एचटेट में डालते हैं। पहले तो नहीं आती थी, 1 2 क्वेश्चन आते थे, अब 4 5 क्वेश्चन इसमें कर दिए हैं इंक्लूड। लेकिन इन 4 5 क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ढेर सारे इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास जो है इतना टाइम नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा लेंथी सिलेबस हो जाता है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री का, जिसमें से 90% यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारे 60 नंबर में से 50 नंबर लगा लो या 50 नंबर जो होते हैं वो इन सब्जेक्ट से आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी से। बाकी के जो 10 नंबर बचते हैं उसमें क्या होता है, 4 5 क्वेश्चन इको के आते हैं इकोनॉमिक्स के, और 4 5 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के आएंगे इस बार। तो ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करके हमें जो पीछे अब तक जितना भी हमने पढ़ा है, इसके प्रीवियस ईयर लगा लो आप, उन्हीं में से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, जो कि मैंने पहले से ही करवा रखे हैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। कुछ जो है 1 2 क्लासेस भी ले रखी हैं, 1 लाइनर नोट्स हैं वो भी मैं लेती रहूँगी बीच बीच में, तो उन्हीं से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बात करते हैं इनकी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इनको अच्छे से पढ़ लिया आपने तो आपके बहुत ही अच्छे चांस है कि 45+ आप कर जाओ, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि 60 नंबर लेना, 50 से ऊपर लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बच्चे पहले से तैयारी करते आए हैं, बहुत ही पहले से, जिन्होंने ये सोच रखा था कि हमें एचटेट का एग्ज़ाम देना है और हमें क्लियर करना है किसी भी हाल में, चाहे एग्ज़ाम की डेट कब की भी हो, चाहे जो है फॉर्म कभी निकले, नोटिफिकेशन कभी आए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो इनमें हम बात करेंगे हिस्ट्री की। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में क्या आती है, 6 to 10th एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट के लिए है, सभी के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, तीनों सब्जेक्ट के लिए 6 to 10th की एनसीईआरटी, जिसमें से हिस्ट्री के लिए रामबाण, यानी कि सबसे ज़्यादा हिस्ट्री अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2011 या फिर 18 के बाद में, 11 के बाद में, लेकिन जो 17 18 के बाद में अब तक 23 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के कौन सी क्लास से देखने को मिले हैं, 9th क्लास की हिस्ट्री से। तो 9th क्लास की हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मान लो इसके एनसीईआरटी में
6 to 10 की एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लोगे तो इसमें से जो कि एंशियंट हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, तो मॉडर्न के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 9th और 10th में जो एनसीईआरटी आपकी हिस्ट्री की वो मॉडर्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री ही है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। भारत में राष्ट्रवाद हो गया और जो भारत के बारे में चीज़ें हैं वो ज़्यादातर आती हैं। और जो मैंने चीज़ें पढ़ाई थी ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक्स हो जाते हैं, उनमें से चीज़ें आती हैं। और 9th क्लास की एनसीईआरटी आप जो है रट लो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटिकल की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो। ज्योग्राफी की वैसे कम आ जाती है 8 क्लास तक की, लेकिन जो आपकी हिस्ट्री की बात करें तो 9th क्लास को आप रट लो। 9th क्लास की जो हिस्ट्री है आपकी, इतना पढ़ लो ना उसको, बार बार इतने डीप में गहराई में पढ़ लोगे ना तो अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे बोलते हैं ना कि 11th 12th के भी कुछ टॉपिक्स ऐड होते हैं, तो बिल्कुल 11th और 12th की एनसीईआरटी के भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ टॉपिक्स जो कि वन लाइनर नोट्स में मैं करवा दूंगी। इसकी बात जैसे कि हमारी रॉक्स हैं, चट्टानें, चट्टानें जो हैं वो 11th क्लास का चैप्टर है, वो हम वन लाइनर में कंप्लीट कर लेंगे। उसके 10 एक क्वेश्चन बनेंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे वन लाइनर में। वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लेंगे रॉक्स में, चट्टानों में से। तो वो चैप्टर किसका है? 11th क्लास का। और 11th क्लास की जो हिस्ट्री है, अगर डीप में पढ़कर चलोगे ना तो यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं ना, मेंस के, प्रीलिम्स के, वो बच्चे, उनके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 11th क्लास की और 12th क्लास की एनसीईआरटी से ही उठते हैं, जो कि काफ़ी जो है हम जिसको अपर लेवल का जो मानते हैं ना कि पेपर इसने यूपीएससी क्लियर किया है, महान है भाई, बहुत ही मेहनती बच्चा है, उनके लिए हम मानते हैं। एचटेट के लिए 11th और 12th पढ़ना बहुत ही जो है बेवकूफ़ी की बात हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है, एक तो 6 to 10 की एनसीईआरटी ही इतनी हो जाती है ना, और सिर्फ नंबर लेने हमें 60, तो क्या करेंगे इतना डीप में पढ़ करके। बहुत ही जो है तेज़ दिमाग वाले बच्चे होते हैं ना, जिनका आईक्यू बहुत ही अच्छा होता है, वो बच्चे इतने जो है डीप में पढ़ सकते हैं। नॉर्मल बच्चों के बस की बात है ही नहीं ये कि 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो एचटेट के लिए वो पूरी डीप में पढ़ ले। तो इसको छोड़ करके जो टॉपिक्स हैं वो मैं करवा दूंगी, लेकिन 9th क्लास की एनसीईआरटी आप रट लेना। इसकी जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिस्ट्री की, उसको आप पूरा जो है डीप में पढ़ लेना। एक दो बार उनकी प्लेलिस्ट जो खोल करके वीडियो देख लेना 9th क्लास की हिस्ट्री की। उसके पश्चात आपने जो वन लाइनर नोट्स मैंने डाले हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से डाले हैं, कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से भी 1-2 दिन पहले अभी डाले हैं, और कुछ जो वन लाइनर जो नोट्स डालती हूँ मैं, हिस्ट्री के हो, पॉलिटिकल के, ज्योग्राफी के, तीनों के डालती हूँ मैं, वो नोट्स आप ज़रूर कर लेना। वन लाइनर से क्या होता है, आपका रिवीजन होता है हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का, हर जो है क्लास का, सबका रिवीजन होता है वन लाइनर में। काफ़ी अच्छे वन लाइनर हैं, उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती है ध्यान से पढ़ोगे तो। और पीडीएफ भी डाल देती हूँ मैं, क्लास देखने के बाद पीडीएफ से पढ़ोगे तो और अच्छी सी आपकी रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन होता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में एक तो हमारा हो गया संविधान, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, इसी में सारी चीज़ें आती हैं, पूरी पॉलिटिकल साइंस इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो संविधान को रट लो, कहीं पर भी जो है किसी भी जो है देख लो। एक तो हमारा हो गया संसद, जो है संविधान से ही है, इसके बारे में पढ़ोगे, संविधान को पढ़ोगे डीप में तो संसद भी इसी में आ जाएगी। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, और जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सब के बारे में डीप में पढ़ लो आप, इन सभी को पढ़ लो। और इनके जो कार्यकाल हो गए, वेतन हो गया इनका, और इनका समय अवधि होगी, एज लिमिट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी में शामिल हो जाती हैं। इनके बारे में पूरा पढ़ लोगे ना तो आपकी जो है पॉलिटिकल साइंस की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 6 क्लास की पढ़ो, 9th की पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो जाता है, संविधान आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ चीज़ें आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको 8 क्लास की एनसीईआरटी में मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है,
रिलेटेड इसी से है, संबंध इनका इनसे ही है, संविधान से ही। बस उनकी क्लासेस बांट दी हैं कि 6 क्लास में इस बारे में पढ़ाएंगे, ये टॉपिक उठेंगे, और 9th में ये उठेंगे, 10th क्लास में ये उठेंगे। तो आपको इसमें भी क्या है, 6 to 10th क्लास की NCERT, इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। संविधान के अगर आपके पास नोट्स हैं तो वो पढ़ लो, उसी में सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ये इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन उठते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें पॉलिटिकल साइंस में आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्या चीज़ें उठती हैं? ज्योग्राफी में आ गए हमारी, ज्योग्राफी बिल्कुल ही जो है आसान आती है, क्योंकि मेरे लिए मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी रहा है, इसलिए मेरे को इजी लगती है बाकी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री और पॉलिटिकल से। तो ज्योग्राफी में भी आती है हमारी 6 to 10th की NCERT। 6 to 10th NCERT। इसमें होते हैं ओनली आपको 6 to 10 NCERT करनी है, 11th 12th को छोड़ देना। 11th 12th वैसे भी हमने किसी भी सब्जेक्ट की नहीं करनी है, कुछ टॉपिक्स 11th 12th के उठते हैं। एक तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, वो उठता है, जलवायु के बारे में जो जलवायु वाला टॉपिक्स है 11th 12th का ही है, वो 11th या 12th के NCERT में से है। वो जो है वन लाइनर नोट से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ वन लाइनर से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी के हमारे 9th और 10th जैसे कि अक्षांश देशांतर हो गए, फिर हमने वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ लिया, तो ये 6 और 7th क्लास की NCERT में है। बिल्कुल आसान आसान से टॉपिक्स हैं 6 to 7th, 6, 7th और 8 की NCERT में। 9th क्लास की NCERT में हमने नदियाँ पढ़ ली, उच्चावच, मैदान, घाटियाँ, और दर्रे, जो कि हर बार क्वेश्चन में आता, एग्जाम में आता है, दर्रों से, जो कि मैंने अभी करवाया था, 1-2 दिन पहले क्लास ली थी ज्योग्राफी की, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। उसके बाद आती हैं ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि 9th और 10th क्लास की NCERT में ज्योग्राफी में से इससे बाहर आपके कोई भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट एक तो इतना लेंथी सब्जेक्ट है जो कि हम बता नहीं सकते कि यही चीज़ें आपके जो है एग्जाम में आती हैं। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके हिसाब से ये चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, और वही चीज़ें हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही अपनी तैयारी करते हैं, जो कि सिलेबस में भी दिया गया है। तो हम उससे बाहर एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ के अपना टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम के लिए अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। फॉर इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये मत सोचना कि उसका सिलेबस नहीं बताया है, क्योंकि उसके 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से ही आपके ज़्यादातर तैयार हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स के आप प्रीवियस ईयर लगाओ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रीवियस ईयर के जो पेपर लगाओगे वहीं से जहाँ जो है आपकी इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में आप 1-2 हमारी जो ये याद रख लेना, एक तो हमारी जनगणना, का टॉपिक्स एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, और एक हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। और एक होते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ज़्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन उठते हैं इकोनॉमिक्स के, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारी एक तो जनगणना से 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, कौन सी योजना कब स्टार्ट हुई थी, कब जो है इस कब से कब तक इनकी डेट थी, और इनका मकसद क्या था, और ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय समूह बैंकों के बारे में, तो सिर्फ जो है गिने चुने टॉपिक्स हैं इसके इकोनॉमिक्स के, जिसमें से सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आते हैं आपके, 4-5 या फिर 6, ज़्यादातर 6 या क्वेश्चन उठते हैं हमारे। तो इसके लिए हम पूरे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो है इतना लेंथी सब्जेक्ट जो कि हमारा पॉलिटिकल होगी, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये पहले से ही काफ़ी भर भर के हमें पढ़ने पड़ते हैं। उसके लिए हम ये 4-5 क्वेश्चन के लिए अपना उनका टाइम हम इनको नहीं दे सकते। तो इनके वन लाइनर नोट्स जो मैं लेकर के आती हूँ वहीं से आपके कवर हो जाएंगे ज़्यादातर चीज़ें, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई सबको। यही था हमारा टॉपिक्स
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, बिना लाइक किए चले जाते हो वैसे ही वीडियो देख करके, तो लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और बच्चे भी चैनल से जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सभी से ये सभी के लिए मैं दुआ करूँगी कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। और जो आने वाली भर्तियाँ हैं, अभी जो नई सरकार आई है सभी को पता है, तो क्या होगा कि भर्तियाँ ज़रूर होगी आपकी, एक तो टीजीटी लेवल पे और एक पीआरटी। तो जो भी बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर पहले से दे रखा हो, उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी अच्छे से तैयारी करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एसएस के ऊपर पूरा जोर लगा दो, आप सीडीपी अपनी पेडागोजी को अच्छे से तैयार करो। जिस भी संस्था से जुड़े हैं, चाहे आपने कोई ऐप ले रखा हो, चाहे आप कहीं से नोट्स लेकर के पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी यूट्यूब टीचर से पढ़ रहे हो, अच्छे से अपनी तैयारी करो। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छे से होगा। सभी के लिए ऑल द बेस्ट और सभी को गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।